गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। कुछ ही देर में शुरू होने वाला है आगे का एजेंडा। मैंने काम करके दिखाया, और ज्यादा काम करेंगे। चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है। हरियाणा में बीजेपी ने जारी कर दी है पहली लिस्ट और बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली है। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। इसके अलावा अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ये दो बड़े नाम, कुल 67 नामों की ये पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली है। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कुल 67 उम्मीदवारों के नाम, पूरी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इन किन लोगों को इसमें नाम मिला और लिस्ट आने के बाद अब क्या स्थिति बनी हुई है, पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट में कितने ट्विस्ट हैं ये हम आपको बता दें। समझिए जरा इसे, पूरी लिस्ट आपके सामने। हरियाणा में जो स्पेशल 67 की बात कही जा रही है, हरियाणा में आप देख रहे हैं पहली लिस्ट, 3 मंत्री समेत 9 विधायकों का टिकट कट गया है। ये एक प्रमुख बात मैं आपको बता दूं। पहली लिस्ट में 13 टिकट बदले गए हैं। 5 नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट मिला है, यानी परिवार के लोगों को भी टिकट मिला है। राम रहीम को पैरोल देने वाले पूर्व जेलर को भी टिकट दिया गया है। 8 मंत्री और 17 विधायक रिपीट किए गए हैं, दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। 30% नए चेहरों को मौका, यानी 30% जो हैं वो बिल्कुल नए फेस हैं। 56 नॉन जाट, 11 जाट नेता शामिल हैं। ये कुल जो लिस्ट आई है 67 की, उसमें क्या कुछ खास है, क्या प्रमुख बातें नजर आ रही हैं, वो पूरी डिटेल जानकारी आपके सामने हमने रखी है। और कितने ट्विस्ट है जरा इसे भी हम समझते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, हमारे सहयोगी, और सचिन कुमार भी हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं, जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सबके पास हम चलेंगे, लेकिन नीरज पहले आपसे इस लिस्ट पर मैं बात करना चाहूंगा। क्या क्या खास बात इसमें दिख रही है और लिस्ट आने के बाद क्या खबर है? बागी भी कुछ लोग हो गए क्या? देखिए अखिलेश, बागी तो कई लोग हो गए। लगातार बागियों के लेटर्स सामने आ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये तो हर पार्टी में होता है। टिकटों के वितरण के बाद इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी भी उससे अछूती नहीं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि 67 लोगों की जो सूची जारी हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नए और पुराने का जबरदस्त समावेश करने की कोशिश की। और यही नहीं, ये पहला मौका है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो पारिवारिक राजनीति है उसको भी ध्यान में रखा है और उसको ध्यान में रखते हुए बड़े जो परिवार हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके परिवार के लोगों को भी टिकट दिया गया है। चाहे आप कार्तिकेय शर्मा जो सांसद हैं, उनकी माता को टिकट दिया गया है, राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट दिया गया है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दिया गया है, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, करतार भड़ाना जो कभी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़े, कभी भाजपा के खेमे में आ जाते हैं, उनके बेटे मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया गया। तो ये सुनील सांगवान जो सतपाल सांगवान जो मंत्री थे, उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो ये जो नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ये की है कि चूंकि उन क्षेत्रीय छत्रपों का काफी अपने इलाके में दबदबा है, तो उसको भी ध्यान में रखकर टिकट वितरण किया गया। लेकिन यही बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती थी और टिकट बंटवारे में उसकी छाप साफ नजर आ रही है। नीरज, मैं आपके पास आऊंगा, फिर से दोबारा आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी ने 9 एमएलए के टिकट काट दिए हैं। हरियाणा में 3 मंत्रियों को भी टिकट नहीं मिला है। मंत्री रणजीत चौटाला, विशंभर वाल्मीकि का टिकट कट गया है। बीजेपी ने मंत्री संजय सिंह का भी टिकट काटा है। तो कईयों के टिकट कटे भी हैं। 9 एमएलए के टिकट काट दिए गए, यानी जो सिटिंग एमएलए थे, विधायक थे, उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस लिस्ट में कईयों को जगह नहीं मिली। उनमें से 9 तो एमएलए थे, सिटिंग एमएलए, जिनके टिकट कट गए हैं। और 3 मंत्री भी थे, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं देने का फैसला पार्टी ने किया। रणजीत चौटाला हो, विशंभर हो, ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिल पाया है। और आपको बता दें कि जो पहली लिस्ट आई उसके बाद अब बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है।
हरियाणा में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हरियाणा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर मांडी का इस्तीफा, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का भी इस्तीफा हो गया। कर्णदेव कंबोज ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का भी इस्तीफा। तो पहली लिस्ट और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से इस्तीफे हुए हैं। 3 बड़े नेता, रतिया से बीजेपी विधायक, बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों ने पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। तो टिकट ना मिलने का साइड इफेक्ट। मेरे साथ सचिन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सचिन, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर यह भी देखने को मिल रही है कि जो बागी हुए उनमें कुछ बड़े नेता भी हैं जिन्होंने अब पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। जी देखिए, लिस्ट आई है तो जिनके नाम नहीं हैं वो नाराज हैं और इस्तीफे भी दे रहे हैं। उनमें आपको बता दें, अहम जो है रतिया से विधायक हैं जिनका नाम हम ले रहे हैं, लक्ष्मण नापा जो हैं, वहाँ से सुनीता दुग्गल को जो है टिकट दिया गया है। पर साथ ही ओबीसी विंग जो है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हरियाणा में जो है नॉन जाट कंसोलिडेशन की रही है, नॉन जाट वोटर्स, और कर्णदेव कंबोज जिनका नाम ले रहे हैं हम, उनको साथ बिठा के जो है कुछ दिन पहले तक जो है बीजेपी कोशिश करती रही है कि हम ओबीसी वोटर्स जो हैं उनको अपने साथ लाएं। तो उन्हीं कंबोज ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है टिकट आने के बाद, क्योंकि इंद्री विधानसभा से वो टिकट चाहते थे जो दिया नहीं गया और उसके बाद वो नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह किसान विंग के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नाराजगी तो है। अब देखना ये कि बीजेपी के जो बीजेपी पे पूरे कैंपेन पे इसका कितना फर्क पड़ता है। हालांकि लीडर्स जो हैं, जो इनकी किसान विंग हैं या ओबीसी विंग हैं, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, ये कितना इम्पैक्ट करती है बीजेपी को, पर सिंबॉलिकली जो है मैसेज जो है जरूर जाता है लोगों के बीच। बिल्कुल, कि देखिए बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल। के बीच संकेतों में, इशारों में कई चीजें इसमें जाती हैं लोगों के बीच। बीजेपी की पहली लिस्ट पर एक और बड़ी खबर हम बता दें कि हरियाणा में 5 नेताओं के बेटे बेटियों को भी टिकट मिला है। किरण चौधरी की बेटी कुलदीप बिश्नोई के बेटे को भी टिकट, इसके अलावा राव इंद्रजीत की बेटी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो पहली लिस्ट में यह भी एक प्रमुख बात देखने को मिल रही है। हरियाणा में 5 नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट, यानी जो 67 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, इनमें 5 वैसे लोगों के नाम हैं जिनके परिवार के लोग बीजेपी में बड़े पदों पर हैं। तो आपके सामने ये तस्वीरें भी, जो बैठक हुई थी जब उसके बाद तय हुआ इन प्रत्याशियों का नाम, और उसमें कई प्रमुख बातें जो निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और अब ये देखिए बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद कैसे है। भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, और इसके अलावा देखिए श्रुति चौधरी को टिकट मिला है। इस पर सवाल भी जाहिर तौर पर खड़े होंगे। ये तमाम वो लोग हैं जिनके पिता या फिर उनके परिवार के लोग बड़े पदों पर हैं पार्टी में। राव इंद्रजीत सिंह हैं, उनकी बेटी आरती राव को टिकट दिया गया है। करतार भडाना के बेटे हैं मनमोहन भडाना, इन्हें भी टिकट दिया गया है। ये सारे नाम आपके सामने, ये 5 नाम हैं। सतपाल सांगवान और इनके बेटे हैं सुनील सांगवान, इनको भी टिकट दिया गया। यानी कंसिडरेशन का जो आधार वो परिवार के लोग जो बड़े पदों पर वहां बैठे हुए हैं पार्टी में। तो नीरज, जब एक सवाल ये पूछा जाएगा, चूंकि बीजेपी कांग्रेस को बार बार परिवारवाद के मसले पर घेरती है और खासतौर पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को, यहां तो खुद ही आप देखिए 5 ऐसे नाम सामने आ गए जो परिवारवाद की मुहर है। देखिए अखिलेश, राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विनबिलिटी, यानी कि जीत कौन सकता है। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस सीट से यही जीत सकता है तो वहीं पे उसको टिकट दिया जाता है। ये परिवारवाद कहिए आप, चाहे इसको जो कहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, कल्याण सिंह राज्यपाल थे, उनके बेटे जो है राजवीर सिंह सांसद थे, लेकिन उनके पोते संदीप सिंह को टिकट दिया गया। क्या वो परिवारवाद नहीं? वो भी परिवारवाद ही है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है, वो भी चुनाव लड़े नोएडा से, वो भी तो परिवारवाद। तो परिवारवाद की जो परिभाषा है वो ये है कि परिवारवाद, जहां कोई जिताऊ कैंडिडेट है वहां परिवारवाद की जो संज्ञा है वो लागू नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती नहीं है। हर राज्य में आप देखेंगे तो इक्का दुक्का इस तरह के तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने जो परिवारवाद का जो की नई जो परिभाषा दी थी, वो परिवारवाद की परिभाषा ये दी थी कि परिवारवाद ऐसा नहीं कि एक लेगेसी, पार्टी का अध्यक्ष अगर किसी परिवार का है और उसके बाद अध्यक्ष उसका बेटा ही बने, ये परिवारवाद है। यानी कि पूरी की पार्टी की लेगेसी ही एक परिवार से चले,
वो परिवारवाद है। उन्होंने जैसे समाजवादी पार्टी का उदाहरण दिया कि मुलायम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद उनके बेटे अध्यक्ष बने, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उनके बेटे राहुल गांधी अध्यक्ष बने, करुणानिधि के बेटे अध्यक्ष बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। ये परिवारवाद की परिभाषा नरेंद्र मोदी ने लास्ट लोकसभा चुनाव में ये दी थी। तो अब परिवारवाद, विनिबिलिटी के आगे परिवारवाद की कोई वो नहीं रहती है। कुल मिलाकर सही कह रहे हैं आप कि राजनीति में जीतना महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीति व्यवहारिकता से चलती है, आदर्श वाली बातें भाषणों के लिए तो सही होती हैं। तो कुल मिलाकर वैसी ही तस्वीर यहाँ भी नजर आ रही है। अब दिखाते हैं आपको कि टिकट बंटवारे के बाद किस तरीके का दृश्य नजर आया है। कहीं खुशी, कहीं गम, कुछ बागी हो गए तो कुछ के खेमे में आप देख रहे हैं किस तरीके से मिठाइयां बंट गई हैं। सिरसा की तस्वीर आपके सामने है, अंबाला की सब तस्वीर आप देख रहे हैं। जींद से लेकर कैथल में, यानी जिन जिन लोगों को टिकट मिला उनके जो समर्थक हैं वो खुश हैं। किस तरीके से आप देखिए खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बंट रहे हैं। यानी अभी जीत नहीं हुई है लेकिन टिकट मिलते ही उनके खेमों में खुशी की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि हमने वो खबर भी आपको दिखाई कि कुछ बागी हो गए हैं और इनमें बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी हैं हरियाणा के, जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए, पार्टी का ही साथ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने किस तरह की हलचल देखने को मिली है इस टिकट बंटवारे के बाद। पहली लिस्ट पर मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई अनबन नहीं है, जल्दी ही बची हुई सीटों की लिस्ट आ जाएगी। और अनिल विज ने कहा कि लोगों का और विश्वास जीतेंगे। तो तमाम जो बयान है वो भी अब सामने आ रहे हैं, सुनिए आप। चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए ताकि नॉमिनेशन शुरू हो जाए। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा मुख्य नारा रहा है और मैंने काम करके दिखाया। और ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे, और ज़्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। और बड़ी खबर ये, हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार, आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आज कांग्रेस की सब कमेटी की भी बैठक होनी है। पेंडिंग सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस की कमेटी। इस कमेटी में दीपक बावरिया हैं, अजय माकन हैं और मधुसूदन हैं। भूपेंद्र हुड्डा से लेकर सुरजेवाला, कुमारी सैलजा से भी चर्चा होगी। तो पेंडिंग सीटों पर मंथन करेगी कांग्रेस की यह कमेटी। इस कमेटी में कुछ बड़े नाम कांग्रेस के नेताओं के, और इसी पर कुछ और अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र से। जैनेंद्र, ये लिस्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि खबर ये आ रही थी कि शायद बीजेपी की लिस्ट का इंतजार था। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर हर पार्टी को अपनी लिस्ट का इंतजार रहता है। जिन सीटों पर पेंच फंसा रहता है उन सीटों पर जरूर नजर रहती है कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उसका चेहरा कौन है या वहां किस तरह की रणनीति बन रही है। बहरहाल कांग्रेस ने 90 में से 51 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं अखिलेश, और आज शाम तक संभव है कि पहली लिस्ट आ जाए और उसमें जो 51 नामों पर मुहर लगी है उनमें ज्यादातर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 39 सीटें जो बच गई हैं वो पेंडिंग सीटें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, और इसीलिए इन सीटों पर नाम तय करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सारे सदस्य तो हैं ही, अजय माकन, मणिकम टैगोर, श्रीनिवास और जिग्नेश मेवाणी। इसके अलावा सीईसी के 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, मधुसूदन मिस्त्री और टीएस सिंहदेव। ये कमेटी जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इन सबसे राय मशविरा करके। ठीक है जैनेंद्र, आपकी बताइए एक और खबर दर्शकों तक पहले मैं पहुंचा दूं, फिर आपके पास में आऊंगा। हरियाणा की बादली सीट को लेकर घमासान की स्थिति नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल से मिले हैं बादली कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स। उन्होंने सीट बचाने की गुहार लगाई। वेणुगोपाल ने कुलदीप वत्स को समझाने का प्रयास किया है। दरअसल बादली से बजरंग पूनिया के लड़ने की अटकलें हैं। कल राहुल गांधी से वेणुगोपाल से मिले थे बजरंग पूनिया, और उसके बाद आप देख रहे हैं इस सीट को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जैनेंद्र, क्या यह मसला सुलझ जाएगा और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? लड़ाई बड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये कुश्ती जो बादली की है वो रोचक हो गई है, क्योंकि कुलदीप वत्स जो वहां से सिटिंग विधायक हैं, पहले उनका टिकट फाइनल हो गया था,
लेकिन बजरंग पूनिया की जिस तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, इसके बाद मुकाबला वहां पर रोचक इसलिए हो गया क्योंकि बजरंग पूनिया बादली सीट से लड़ना चाहते हैं और उन्हें टिकट मिलेगा। जाहिर है कुलदीप वत्स का टिकट कट जाएगा। अखिलेश 24 घंटे पहले इसी समय में लगभग हमने ये खबर ब्रेक की थी। देर रात तक कुलदीप वत्स केसी वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे और उन्होंने अपने टिकट को बचाने की गुहार लगाई। हालांकि हमें सूत्रों ने बताया है कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बजरंग पूनिया राहुल गांधी से मिले और इसके बाद बादली पर उन्होंने दावा ठोका तो कुलदीप वत्स जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में देखना यही है अब कि क्या कुलदीप वत्स और भूपेंद्र हुड्डा दबाव बनाने में कांग्रेस लीडरशिप पर कामयाब हो पाएंगे कि कुलदीप वत्स की टिकट नहीं काटी जाए, बजरंग पूनिया को अगर लड़ाना ही है तो किसी और सीट से लड़ाएं, या फिर बजरंग पूनिया इस कुश्ती में भारी पड़ेंगे। ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जी ठीक है जैनेंद्र, इस डेवलपमेंट पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सचिन थे और नीरज पांडे भी मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली खबर, आज अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको यह बता दें कि सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की मांग की है और सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई शुरू होगी। तो देखना यह होगा कि क्या आज अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत मिल पाती है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है सीबीआई की गिरफ्तारी को और इसी गिरफ्तारी पर आज अदालत का क्या रुख होता है, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं मेरे वरिष्ठ सहयोगी निपुण सहगल के पास। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ निपुण जुड़े हुए हैं। निपुण, क्या हो सकता है आज अदालत में, कुछ और विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए सुबह 11:15 से 11 बजे के बीच में, क्योंकि ये आइटम नंबर 2 है लिस्ट के हिसाब से, तो 10:30 बजे कोर्ट बैठती है। मुझे लगता है 11:15 बजे से 11 बजे के बीच ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने 2 बातें कही है। पहला, सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी की थी 26 जून को, उसको गलत बताया है। ये कहा है कि ईडी वाले मामले में मुझे जमानत मिलने से पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जानबूझकर अंदर रखना चाहते थे। ये अलग बात है कि सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसको टेक्निकली और कानूनी रूप से दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा चुका है कि इसमें कोई कानूनी कमी नहीं है, सीबीआई कर सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में आकर गिरफ्तारी को। दूसरी बात, उनका यह कहना है कि जब तक ये मामला लंबित रहता है मुझे जमानत मिल जानी चाहिए। अंतरिम जमानत की वो मांग कर रहे हैं। ये मांग अहम हो जाती है क्योंकि गिरफ्तारी को हो सकता है कि तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी गलत ना कहे, एजेंसी के पास पावर होती है गिरफ्तार करने के लिए। तो अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई अहम हो जाती है। सीबीआई ने अपोज किया है ये कहते हुए कि प्रभावशाली व्यक्ति और ऐसी तमाम बातें। लेकिन एक आखिरी बात जरूर बताना चाहूंगा, फिलहाल इतना ही है, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। अदालत से जैसे ही कोई खबर आती है, कुछ अपडेट होगा, दर्शकों तक वो जानकारी हम आगे पहुंचाएंगे। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाहियों की भर्ती के लिए दौड़ में 12 लोगों की मौत को लेकर लगातार सरकार निशाने पर है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे कोरोना वैक्सीन से जोड़ दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि भर्ती अभियान के दौरान कुछ उम्मीदवारों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सिर्फ दौड़ने से मौत नहीं हो रही, लोग चलते समय भी मर जा रहे हैं। सभी को पता है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के दौरान जो टीके की खुराक दी वो दोषपूर्ण थी और इसका दुनिया भर में असर हुआ है। डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया, अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। तो कोरोना के दौरान जो टीके लगे थे उसे मौत की वजह बता रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। खौफ की एक रात खत्म होती है, फिर दूसरी रात सामने आ जाती है। दहशत से भरा एक दिन गुजरता है और दूसरा दिन आ जाता है। डरे सहमे लोग इस उम्मीद और इंतजार में रहते हैं कि शायद आज आदमखोर पकड़ लिया जाए, गांव-गांव घूम रही मौत की दहशत से मुक्ति मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।
और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई, बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर और ज्यादा तेज कर दिया गया है। इन भेड़ियों की तलाश की जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने नई स्ट्रेटजी बनाई है। तमाम इलाकों में जहां पर भेड़िए देखे जा रहे हैं वहां पर अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं और ड्रोन के जरिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहराइच में यह ऑपरेशन और ज्यादा तेज किया गया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन में तो ये भेड़िए दिख जाते हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ी मुसीबत ये। और इनके हमलों की खबरें भी आती रहती हैं अलग अलग इलाकों से। न सिर्फ बहराइच बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहां भी इन आदमखोरों का खौफ है। तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब वन विभाग ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर के तहत दरअसल प्रभावित जो इलाका है उसको 3 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर में 5 टीमें तैनात की गई हैं और हर टीम में 10 सदस्य शामिल हैं। शूटरों की संख्या भी डबल कर दी गई। आपको पता है दरअसल इन भेड़ियों को अब शूट करने का आदेश भी दिया गया है। कुल 18 शूटर तैनात किए गए हैं और इनके जरिए कोशिश ये कि भेड़ियों का जो आतंक है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है उसका आगाज इस साल मार्च में हुआ था। गांव वालों की माने तो अगर वक्त रहते शासन प्रशासन ने सुध ली होती तो शायद हालात इतने अब न बिगड़ते। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो गांव वालों ने दहशत के साथ साथ सरकारी लापरवाही की कहानी भी बताई है। नयापुरवा गांव में 24 मार्च को दूसरी घटना हुई। एक जंगली जानवर आता है, वो भेड़िया हो सकता था या कोई दूसरा जंगली जानवर आता है और 1.5 साल के बच्चे को उठाकर लेकर चला जाता है। ये सारी घटनाएं मार्च महीने में हो चुकी थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन जुलाई के महीने में लॉन्च किया जाता है। क्या यह प्रशासन की लापरवाही नहीं है? क्या यह आला अधिकारियों की लापरवाही नहीं है? वो जानते थे कि ये इलाका जंगली जानवरों से काफी प्रभावित रहता है, लेकिन उसके बावजूद मार्च महीने की घटना और जुलाई में सर्च ऑपरेशन का लॉन्च किया जाना, जब खबरें चलने लगी, दबाव बढ़ने लगा, तब मैं ऐसे इसके जो पीड़ित थे, ऐसी जो कहानियां हैं उसको तलाश रहा था। तो मुझे मिले नयापुरवा गांव में इनके बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को जंगली जानवर उठा ले गया। घटना 24 तारीख की है। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील, कितने बजे रात की घटना हो? क्या हुआ था उस रात को? 2 बजे रात को भेड़िए बाघ आया, चंदुआ, उसको उठा के। बाघ आया, तेंदुआ आया, जानवर है, कुछ पता है कौन जानवर आया? चंदुआ। तेंदुआ आया था, देखा आपने? जी। फिर क्या हुआ? उसको उठा के ले गया, भाग गया। कहाँ सो रहे थे? बाहर मकान में मत दो रहे पर। मतलब बाहर गर्मी थी इसलिए बाहर सो रहे थे? जी। तो उसी पर जगह सो रहे थे, रात के 2 बजे आया, उठा के ले गया। सर्च ऑपरेशन पे किसी के पास कोई जवाब नहीं है। डीएफओ फोन नहीं उठा रहा है। उसके अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं, अगर उनसे भी पूछा जाए तो सर्च ऑपरेशन की एग्जैक्ट डेट क्या है, किस तारीख से ऑर्डर्स आए थे कि सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जाए, ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएं, लोग मुस्तैद हो जाएं, इसकी तारीख किसी के पास नहीं है। और उसका नतीजा ये है, अगर समय पर प्रशासन, प्रशासनिक अमला, अधिकारी, मंत्री संभल गए होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। हम 10 लोगों को आंकड़े के रूप में नहीं गिन रहे होते। वो जिंदा थे, ज्यादातर बच्चे शिकार हुए उसके। 10 लोगों की मौत हम नहीं गिन रहे होते। ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। लापरवाही क्यों बरती गई? क्या इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी तय होगी? ये बड़ा सवाल है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं। 9 बच्चे मारे गए। भेड़ियों के हमलों में अब तक 55 लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। झुंड के 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि 2 और भेड़िए हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा। वो जंगलों में छिपे हुए हैं, मौका देखकर बाहर आते हैं, लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? ऑपरेशन आदमखोर से जुड़ी बड़ी बात आपको बता दें, चुनौती क्या है? 2 भेड़िए अब तक जो पकड़ से बाहर हैं, ये उस पूरे इलाके में घूम रहे हैं जहां तहां, और अक्सर जैसे ही इंसानी बस्तियों में पहुंचते हैं वहां पर लोगों पर हमले करते हैं। लगातार लोकेशन बदल लेते हैं ये भेड़िए। और चुनौती ये भी है कि किसी एक गांव में नहीं टिकते।
जब तक इनके बारे में पता चलता है कि उस जगह पर हैं, लोग पहुंचते हैं या फिर जो लोग वहां पर तैनात किए गए इन्हें पकड़ने के लिए वो पहुंचते हैं, ये भेड़िए भाग जाते हैं। दिन में नजर नहीं आ रहे हैं भेड़िए, रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं, अंधेरे में घूमते हैं, फिरते हैं, शिकार तलाशते हैं और घने खेतों में गुम हो जाते हैं। गन्ने के खेतों की बात की जाए तो उनके छुपने के लिए यह मुफीद जगह है। गन्नों की जो हाइट होती है उस लिहाज से आराम से उसमें छिप जाते हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ है, वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात इस इलाके में हैं। बहराइच में लोग डरे हुए हैं, लखीमपुर में बाघ का खौफ, घर घर टेरर है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुनादी करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसका मकसद ऐसा लगता है कि सिर्फ ये बताना है कि लोग खुद सतर्क रहें, चौकस रहें। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है लेकिन अब तक पकड़ा नहीं गया वो भेड़िया जिसकी तलाश की जा रही है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव बहराइच से जुड़े हुए हैं, आपको लखीमपुर खीरी भी लिए चलेंगे वीरेश पांडे के पास। लेकिन विवेक, पहले आपके पास आ रहा हूं और बताइए क्या आज अपडेट है आपके पास? कुछ और इस दिशा में प्रयास जो किया जा रहा है कि इसको भेड़ियों को पकड़े, कोई सफलता मिल पाई है? देखिए अखिलेश, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी बड़ी चुनौती प्रशासन की लापरवाही ने बना दी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगले कुछ मिनटों में मैं इस बात को साबित कर दूंगा। पिछले 2 दिन से कोई हमले नहीं हुए, कल रात को कोई हमला नहीं हुआ है, परसों रात को कोई हमला नहीं हुआ है। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एबीपी न्यूज लगातार रिपोर्ट कर रहा है, दिखा रहा है, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली है और तब जाकर वो जागरूक हुए हैं। भेड़िए वही है ना, नहीं पकड़े गए ना। हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको प्रशासन ने चुनौती बना दिया था। वो गश्त ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे, ठीक ढंग से अलर्ट नहीं थे। 2 दिनों से अलर्ट है ना, हम आपको दिखा रहे थे कि एबीपी न्यूज की कई खबरों का असर हो रहा है। उनमें से 3 मुझे याद हैं। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने, आप ही लाइव पे थे 4 बजे के शो में, और मैंने वो दिया था सुझाव कि क्यों ना एक सामुदायिक केंद्र में रखकर बच्चों की निगरानी की जाए, वो कर रही है सरकार। दूसरी बात है, अभी मैं जिन इलाकों में गया था, कल रात को लाइट नहीं कटी है, जो हमेशा कट जाती थी। रात भर लाइट रही है, रोशनी रही है। हालांकि इसमें भी एक विरोधाभास है। जो विधायक जी का गांव है उसमें बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगी हैं, मैं जाकर देख के आया हूं। दूसरे गांव में घुप अंधेरा रहता है, लेकिन कम से कम लाइट रहे तो जिन लोगों के घरों में रोशनी का है, जिन लोगों के घरों में बल्ब है, वहां तो रोशनी रहे। दूसरी बात यह है, और तीसरी बात यह है कि अब डीएम को आदेश मिल गए हैं कमजोर जो दरवाजे हैं उनको जाकर देखने की। तो अगर ये चीजें, ये जो एहतियात बरते जा रहे हैं, ये जो चीजें की जा रही हैं, अगर ये पहले की गई होती तो ये संख्या हम नहीं गिन रहे होते। इसका साफ मतलब भेड़िए वही हैं, 6 नहीं पकड़े गए। दूसरी बात, जो 6 भेड़िए की बात हो रही है, कल संजय पाठक अपने एबीपी न्यूज पे ही थे, मैंने उनसे पूछा था कि भाई 6 भेड़िए कैसे हैं बताइए, तो उन्होंने कहा कि देखिए संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ड्रोन कैमरे में क्योंकि 6 दौड़ते हुए दिखे थे, उसमें से 4 पकड़ लिए गए, तो इसलिए 2 की तलाश की जा रही है। ये आधार है प्रशासन का जिसको लेकर ये लोग नंबर गिना रहे हैं कि हाँ 6 भेड़िए हो सकते हैं। ये मैंने पूरी अपडेट दे दी। कल रात को कोई हमला नहीं हुआ है, गश्त पूरे रात को हुई है, प्रशासन अब अलर्ट हो गया है इतनी मौत हो जाने के बाद। दूसरी बात यह है, जो आप खबर दिखा रहे थे वो भी मैं आपको बता दूं। कल मैं स्टोरीज वो तलाश रहा था जी। जुलाई में, कुछ लोग 11 जुलाई की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 16 जुलाई की बात कर रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन तब से शुरू हुआ और घटनाएं मार्च से शुरू हो गई थी। जंगली जानवर उठा के ले जा रहा था। जो थानेदार हैं, ये बड़ा सवाल है कि इतने लंबे वक्त से जब ये घटनाएं हो रही थी तो फिर अब तक प्रशासन की हिला हवाली क्यों रही? आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब दिन रात सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और अब जब साफ साफ आदेश हो गया कि अगर भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन कामयाब नहीं होता है तो फिर गोली मारकर आदमखोर भेड़ियों का अंत कर दिया जाए। इसके बाद शूटरों की संख्या डबल कर दी गई है और हमें जो जानकारी मिल रही है कि अब 18 शूटर तैनात किए गए हैं, 10 ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। भेड़ियों के मूवमेंट को देखते हुए अलग अलग लोकेशंस पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि इन पिंजरों में वो भेड़िए कैद हो सकें। इसके अलावा तकनीक की मदद ली जा रही है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 थर्मो सेंसर भी लगाए गए, थर्मो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग की 25 टीमें जंगलों का खाक छान रही हैं। ये तमाम बातें प्रशासन की तरफ से बताई गई हैं। 350 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है जो सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, और इन सबके बीच वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 3 स्पेशल टीमें बहराइच पहुंच चुकी हैं। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये तमाम कोशिशें हैं इन भेड़ियों को दबोचने के लिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में वहां से खबर यह है कि बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। रात में लोग मशाल जलाकर रखवाली कर रहे हैं। आपको बता दें कि मूड़ा जवाहर गांव में बाघ की दस्तक से खलबली है।
ग्रामीण मशाल लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो आदमखोर जानवरों से लोगों का खौफ जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। चूंकि अब बहराइच की घटना हम आपको बता रहे थे, लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है कि यहां बाघ से लोग डरे हुए हैं और रात में खुद मशाल जलाकर लोग अब रखवाली करते हुए नजर आते हैं। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर झुंड में लोग और दूसरी तस्वीर ये बाघ वहां पर किसी के कैमरे में कैद हुआ है। ये रात का दृश्य। लगातार जागते रहो इस तरीके से लोग वहां पर नारे लगाते हुए गुजर रहे हैं। हाथों में मशाल है। भेड़िए से भी खतरनाक जानवर बाघ और यहां पर बाघ का आतंक है। ये लखीमपुर खीरी का दृश्य आपके सामने। लोग अपनी रखवाली के लिए खुद ही अब सतर्क और अलर्ट नजर आ रहे हैं। तो आदमखोर बाघ का जो आतंक है उसी से जुड़ा एक अपडेट मैं आपको दे दूं। लखीमपुर खीरी में करीब 45 गांव बताए जाते हैं जहां पर इस बाघ को लेकर लोग डरे हुए हैं। 35 दिनों में 4 लोगों को इसने मारा, 3 बच्चों समेत 4 लोगों को मारा इसने। 28 कैमरे, 5 पिंजरे लगाए गए ताकि इसकी पूरी जो गतिविधि है उसे कैद कर सकें, उसे पकड़ सकें। बाघ जंगल से करीब 7 किलोमीटर दूर आया है, इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है। 1 अगस्त को 10 साल के बच्चे को इसने अपना शिकार बनाया था। 2 अगस्त को 9 साल के बच्चे को इसने मारा। 4 अगस्त को 12 साल की बच्ची को आदमखोर बाघ ने अपना निवाला बना लिया। जबकि 27 अगस्त को खेतों में 45 साल के व्यक्ति को इसने मार डाला। तो आप देख रहे हैं ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। आदमखोर हो चुका है ये बाघ। इसको जो खून का स्वाद इसे लग चुका है, इस वजह से बार बार वहां आसपास की इंसानी बस्तियों में ये प्रवेश करता है और जो भी इसे आसान शिकार समझ में आता है उसे उठा ले जाता है। हमारे साथ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, आपके पास इससे जुड़ा और क्या अपडेट है उस पूरे इलाके में? अगर कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मेरे पास जो अभी अपडेट है वो आपको दिखाऊं। ये बकरियां हैं, ये कब तक खैर मनाएंगी। ये जो 3 बकरियां हैं, 1, 2 और ये 3, इन्हें पिंजड़े से निकालकर यहाँ चारे खिलाए जा रहे हैं ताकि ये स्वस्थ रहें और बाघ इन्हें खा सके। तो अभी तक तो बाघ ने खाया नहीं है और डीएफओ साहब चक्कर लगा रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं और उनके लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक बाघ इनके हत्थे नहीं चढ़ा है। और वो ये ट्रैक्टर गाड़ी है जिस पर रेंजर साहब और साथ ही साथ वन दरोगा बैठते हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े शब्द हैं जो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो गांव वाले हैं, चूंकि नेटवर्क की वजह से मैं गांव से बाहर निकलकर इस जगह पर जहां पर पिंजड़े लगाए गए हैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। नहीं तो गांव वालों का दर्द जो मैंने सुना वो बयां कर दूं। वो घर तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है कि रात में सोए नहीं, रात भर रथ जगा चल रहा है। और पग की बात करें तो ये जो इलाके हैं जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर गांव वालों का कहना है कि जो बाघ है रात में लगभग 4 बजे के आसपास वन विभाग और सारी टीम यहाँ पे सर्च करके गई है। 4 बजे के आसपास बाघ के निशान पग के देखे गए हैं। यानी गांव के इर्द गिर्द इन इलाकों में जो बाघ है वो सर्च कर रहा है। सर्च ऑपरेशन वन विभाग का चल रहा है या बाघ का चल रहा है, ये आंख मिचौली का खेल है। क्योंकि इस खेल में जो बाघ है अभी तो विजेता साबित हुआ है और ये जो बकरी अभी खैर मना रही हैं, क्योंकि जो बाघ है वो बाघ तो इनको खा नहीं पाया है, इसलिए पकड़ा नहीं जा सका है। ये दलील है वन विभाग का, वन मंत्री का और वन विभाग के बैठे हुए बड़े अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह का कि सारी तैयारियां हैं। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हम बाघ को पकड़ लेंगे, हम भेड़िए को पकड़ लेंगे। लेकिन पूरे देश में यूपी की वन विभाग की जो व्यवस्था है उनका ठीक है। वीरेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। आपका और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर में बाघ की दस्तक पर डीएफओ का भी बयान सामने आया, वही दावा कि जल्दी बाघ पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, वन विभाग की टीमें भी मौजूद हैं वहां पर और बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिल गई है। यह डीएफओ ने अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिल पाई है। यह बाघ रात के अंधेरे में आता है, इस तरीके से नजर आता है जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका है।
हमारा ये इमलिया वाले बाग को हम लोग स्ट्रे एनिमल मान रहे हैं, क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। आज सुबह से भी मैं भी बिल्कुल सुबह से ही वहीं पे ही था, तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। इन तमाम अधिकारियों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि जल्द से जल्द ये पकड़ा जाए बाघ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, यही तो सवाल है। अभी की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ यह सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की मांग की है। सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ यह सुनवाई हो रही है। और आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता से। अंकित, जी बिल्कुल, देखिए मामले की सुनवाई शुरू हो गई है और आज अरविंद केजरीवाल के लिहाज से एक बड़ा दिन इस वजह से है क्योंकि इस मामले में जो बाकी सह आरोपी हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, के कविता की बात की जाए या हाल ही में विजय नायर, इन सबको जो सह आरोपी थे उनको जमानत मिल चुकी है। तो आज अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो अदालत में दलीलें तो रख ही रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा ग्राउंड है और वो ग्राउंड है पैरिटी का ग्राउंड। पैरिटी का ग्राउंड मतलब जब इस मामले में बाकी सह आरोपियों को जमानत दे दी गई है तो आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं, और इस आधार पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं। और फिलहाल अभी क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये बता रहे हैं इसको इंश्योरेंस अरेस्ट। इंश्योरेंस अरेस्ट का मतलब कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम राहत मिली और उनको अंतरिम जमानत मिली, उसके बाद में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि निचली अदालत ने ईडी के मामले में जो जमानत दे दी थी उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इस सबके बीच में जो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर निकले। अब अभिषेक मनु सिंघवी की नई दलील, उनका यह कहना है कि पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिला, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून में गिरफ्तार कर लिया गया। साफ तौर पर वो लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। जैसे ही कोई बड़ी जानकारी वहां से सामने आएगी मैं दोबारा आपका रुख करूंगा और दर्शकों तक वो पूरी सूचना भी हम पहुंचाएंगे।